तो मैं अरविंद कुमार सिंह आज आपको एक्सरसाइज 1.3 पढ़ाऊंगा, जिसमें है फंक्शन टू फंक्शन यानी कंपोजिट फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कंपोजिट फंक्शन क्या है, यह बात को हम लोग जानेंगे। कंपोजिट फंक्शन जानने के बाद हम इसका ऑपरेशन करेंगे। तो कंपोजिट फंक्शन यानी फंक्शन टू फंक्शन है, यह कंपोजिट फंक्शन है। यानी अगर कोई मान लिया जाए कि यहाँ पर फंक्शन x इजकल टू 2x प्लस 3 है और gx इजकल टू 3x प्लस 5 है, तो यहाँ पर ये दो फंक्शन है, एक फंक्शन x है, दूसरा gx है। तो हम फॉग करेंगे तो यहाँ पर f इज द मेन फंक्शन, gx इज द सब फंक्शन। दैट मीन्स फंक्शन x रहता तो 2x प्लस 3 निकलता, तो यहाँ पर तुम्हारे पास इसके जगह पर निकलेगा 2gx प्लस 3, 2gx के जगह पर 3x प्लस 5 है प्लस 3, तो यहाँ पर 6x प्लस 5 दूनी 10 प्लस 3 यानी 6x प्लस 30। अब तुम्हारे पास गॉफ निकालोगे तो गॉफ x इजकल टू हो जाएगा g इज द मेन फंक्शन और फंक्शन x इज द सब फंक्शन। तो gx रहता है तो 3x प्लस 5 है, तो यहाँ पर 3 फंक्शन x प्लस 5, तो 3 फंक्शन x के जगह पर तुम्हारे पास 2x प्लस 3 है प्लस 5, तो यहाँ पर 6x प्लस 3 3 जा 9 प्लस 5 यानी 6x प्लस 40। तो अब एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि यहाँ पर ये फॉग है और यहाँ पर ये गॉफ है, ये दोनों तुम्हारे पास आ गया, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि तुम्हारे पास फॉग आया है 6x प्लस 30 और गॉफ आया है वह 6x प्लस 14। अब तुम्हारे पास क्या है ना कि इसमें तुमसे एक प्रश्न पूछता है, यह तो कंपोजिट करने आ गया, तो प्रश्न क्या पूछेगा यह बात को जानना जरूरी है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास प्रश्न ये पूछेगा कि फॉग मीन्स क्या, मीन्स तो अब ऐसे यहाँ पर इसका मतलब हुआ g कम्स टू f, तो यानी गॉफ मीन्स f कम्स टू g। अब प्रश्न ये उठेगा क्यों, तो आपको क्या करना होगा कि इसको प्रैक्टिकली प्रूव करना होगा। तो पहले फंक्शन x 2x प्लस 3 का ग्राफ बनाओ, यहां पर फंक्शन डाल दिए 1 2 3, 1 रखोगे तो 2 1 जा 2 और 3 5, 2 रखने पर 2 2 जा 4 3 7 और 3 रखने पर 3 2 जा 6 9। अब तुम्हारे पास एक gx का फंक्शन बनाना होगा, यानी यहां पर gx बनाओगे 3x प्लस 5, यानी यहां पर तुम्हारे पास g, यहां पर भी 1 2 3 रखोगे, 1 रखने पर 3 1 जा 3 प्लस 5 8, 2 रखने पर 2 3 जा 6 5 11 और 3 रखने पर 3 3 जा 9 5 14। अब तुम्हारे पास क्या होगा ना, यह बात को तुम्हारे पास जानना होगा, एक फंक्शन और बनेगा जिसमें तुम्हारे पास रखना होगा यहाँ पर 8 11 40,
यहाँ 8, 11, 14। तो 8 रखने पर 8 दूना 16 और 3 19। 11 रखने पर 11 दूना 22 और 3 25। और 14 रखने पर 14 दूनी 28, 3 31। इसी ढंग से एक और फंक्शन यहां पर तुम्हें रखना पड़ेगा जी का ही। इसमें 5 7 9 रखो, 5 7 9। तो यहां पर 5 रखने पर 5 3 जा 15 और 5 20। 7 3 जा 21 और 5 26। और 3 9 जा 27 और 5 यहां पर 32। अब तुम्हारे पास एक ग्राफ बनेगा फॉग का। यहां पर यह फॉग का बनाओ। तो यहां 1 2 3 रखने पर, यानी फॉग में 1 रखते हो तो 6 1 जा 6, यहां 13 हो जाएगा। 2 रखने पर 6 दूना 12 13 25 हो जाएगा। और 3 रखने पर 6 3 18 13 31 हो जाएगा। एक बनेगा गॉफ का, यानी यहां गॉफ हो गया। तो गॉफ में 1 2 3 रखोगे तो यहां 1 रखोगे तो 6 14 20 हो गया। 2 रखोगे तो 6 दूना 12 14 26 हो गया। और 3 रखोगे तो 6 3 18 14 32 हो गया। तो अब तुम एक पैटर्न को तुम देखेगा कि फॉग मतलब क्या हुआ, यह बात को तुम देखो। यहां फॉग है तो एफ का हम फंक्शन रख दिया, एफ का फंक्शन रख दिया। तो एफ यहां पर रखा, 8 रखने पर 19, 11 रखने पर 14, 11 रखने पर 25 और 14 रखने पर आपका 31। कंपोजिशन यहां पर जब हमने रखा जी को 1 8, 2 रखने पर 11 और 3 रखने पर 14। तो यहां पर फॉग का मतलब देखो, जी कम्स टू एफ है। 1 गया 8 के पास और 8 गया 19 के पास, यानी 1 19 के पास है। 2 गया 11 के पास, 11 25 के पास गया, यानी 2 25 है। 3 गया 14 के पास, 14 31 के पास गया, यानी 3 31 है। यानी यह फॉग में तुमने देखा कि G कम्स टू F है, G कम्स टू F है। इसी ढंग से अगर गॉफ का बनाओगे, गॉफ का बनाओगे तो गॉफ में तुमको पहले G का बनाना होगा। तो 5 7 9 है, यहाँ पर 20 26 32 है, यानी यहाँ पर तुम लिखोगे 5 7 9 20 26 32। कंपोजिशन यहाँ पर इसका देखोगे तो 1 2 3 है, 5 7 9 है। तो यहाँ पर तुम देखो 1 गया 5 के पास और 5 गया 20 के पास, तो यानी 1 20 के पास हो गया। 2 गया 7 के पास, 7 गया 26 के पास, यानी 2 26 के पास चला गया। 3 गया 9 के पास, 9 गया 32 के पास, यानी 3 32 के पास चला गया, यानी यह गॉफ बन गया। यानी मेरे दोस्तों, यानी फॉग और गॉफ का बेसिक मीनिंग समझ गए कि अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे तो फॉग मीन्स होगा एफ में इज द मेन फंक्शन, जी एक्स इज द सब फंक्शन। और वही गॉफ मतलब हुआ जी का मेन फंक्शन होगा और एफ आपका उसका सब फंक्शन होगा। अब तुम्हारे पास क्या है ना
कि ये फॉग है, ये गॉफ है, यह बात तो तुम्हारे पास क्लियर हो गया कि कौन फॉग है और कौन गॉफ है। तो यहां पर फॉग और गॉफ के बारे में तुम्हारे पास क्लियर हो गया। अब इसी ढंग से सारे क्वेश्चन को तुम करोगे। अब तुम्हारे पास क्या है कि इसको बहुत ढंग से क्वेश्चन आता है जिसे हम लोग करेंगे, और एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। अभी तो हम इसकी थ्योरी को जान रहे हैं, तो यहां पर कंपोजिट करके दिखाया कि फॉग अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि G कम्स टू F। अब इस ढंग से तुम्हारे पास क्या है ना कि अभी तुम्हारे पास इसकी जो भी फार्मूला होते हैं ना वह डायरेक्ट होते हैं, जो भी फार्मूला होते हैं वह डायरेक्ट होते हैं, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होता है, यानी सारे फार्मूला डायरेक्ट होते हैं। इसका मतलब देखो, अभी तुमको हम कुछ क्वेश्चन करके दिखाते हैं। फंक्शन x इजकल टू आपने 2x प्लस 5 लिया, gx इजकल टू 3x प्लस 7 लिया, और hx इजकल टू आपने 5x प्लस 7 लिया। अब तुम्हारे पास क्या है कि अब तुम्हारे पास ये प्रश्न दिया हुआ है, तो एक ऑपरेशन निकालो f प्लस g और इसको कंपोजिशन करो h से। तो यह फार्मूला बन सकता है कि f कंपोजिशन h और g कंपोजिशन h। अब तुम्हारे पास क्या करना होगा कि इसको हम लोग चेक करते हैं कि क्या यह सही है या सही नहीं है। तो LHS में हम लोग चलेंगे तो f प्लस g होता है, तो आपको पता है कि एडिशन का मतलब, तो यहां पर तुम्हारे पास 2x प्लस 3x जुड़ा, यानी 2x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 7, यानी f प्लस पहले g निकालोगे। तो यहां पर तुम्हारे पास 2x 3x जुड़ गया तो 5x हो गया और 7 5 12। अब तुम्हारे पास क्या है ना कि f प्लस g कंपोजिशन h है, यानी यह जो तुम्हारे पास फंक्शन है उसमें h घुसेगा, यानी 5hx प्लस 12, यानी 5hx के जगह पर तुम्हारे पास 5x प्लस 7 है प्लस 12, यानी 5 पचे 25x और 7 पचे 35, 12 है, यानी 25x और 5 2 7 47। यह आया LHS में। अब RHS में तुम्हारे पास क्या करना होगा कि f कंपोजिशन h करना होगा। तो f कंपोजिशन h करोगे तो इसका मतलब f मेन फंक्शन हुआ, gx सब फंक्शन हुआ, यानी 2 और यहाँ पर gx प्लस 5, तो 2 यहाँ पर 3x प्लस 7 प्लस 5, तो 3 दूना 6x 7 दूना 14 प्लस 5, यानी 6x प्लस 14 5 19। अब तुम्हारे पास निकालना होगा g कंपोजिशन h, तो g मेन फंक्शन होगा और h यहाँ पर तुम्हारे पास h था बाबू, गलत हो गया, यहाँ h था तो hx हो जाएगा, और hx की जो वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5x प्लस 7 प्लस 5, यानी 5 दूना 10x 7 दूना 14 प्लस 5, यानी 10x प्लस 14 5 19। अब तुम्हारे पास g कंपोजिशन h है तो g मेन फंक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर g जो मेन फंक्शन है वो 3 है और h तुम्हारे पास 5x प्लस 7, तो प्लस यहाँ पर तुम्हारे पास 7 है तो 15x प्लस 7 या 21 प्लस 7, यानी 15x प्लस 28। अब ये दोनों को जोड़ना है तो f कंपोजिशन h प्लस g कंपोजिशन h, तो 15 10 25x हुआ और 19 और 28 जोड़ोगे तो 47 हुआ। यानी तुम्हारे पास एनसीईआरटी का यह क्वेश्चन नंबर 2 होगा
कि अगर इसकी हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, वह प्रूव होगा। अब तुम्हारे पास एक और प्रश्न आती है, यह तो तुम्हारे पास एडिशन में देखा। अब तुम्हारे पास एक और प्रश्न आएगा जिसे तुम लोग को करना होगा और धीरे धीरे हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन को करेंगे, तब तुम्हारे पास क्लियर होगा। अब तुम्हारे पास अगली प्रश्न जो तुम्हारे पास आता है वो मैंने दिया F इंटू जी कंपोजिशन एज, यानी यहां पर F कंपोजिशन एज इंटू जी कंपोजिशन एज। अब इसको हम चेक करेंगे तो सबसे पहले LHS से चलेंगे, तो F इंटू जी करना है, यानी फंक्शन x को gx से मल्टीप्लाई करना है। यानी यहां पर 2x प्लस 5 और यहां पर 3x प्लस 7, तो यहां पर 3 दूना 6x स्क्वायर और 7 दूना 14x और 15x 7 पचे 35, यानी 6x स्क्वायर प्लस 14 15 29x प्लस 35। अब तुम्हारे पास इसको कंपोजिशन करना है F इंटू जी कंपोजिशन एज, यानी जहां जहां x की वैल्यू है वहां वहां, यानी 6hx स्क्वायर प्लस 29, यहां पर hx प्लस 35। अब तुम्हारे पास 6hx का वैल्यू यहां पर रखोगे तो यहां पर 5x प्लस 7 का स्क्वायर 29 और यहां hx के जगह पर रखोगे 5x प्लस 7 35, यानी 6 है। अब इसको हल कर दो तो 5 पचे 25x स्क्वायर, 7 पचे 35 दूनी 70x और 7 सते 49, 29 में 5 से गुना करोगे तो तुम्हारे पास 9 पचे 45 और 5 दूना 10 145x और 29 सते तुम्हारे पास हो जाएगा 9 सते 63 और तुम्हारे पास 7 दूना 14 6 20 प्लस 35। अब तुम्हारे पास क्या होगा ना कि 25 छक्का 150 हो गया, 150x स्क्वायर और 7 छक 42 420x और 9 छक 54 और 6 चौको 24 और 5 29 प्लस 145x और 203 में 35 जोड़ दिया तो 238, यानी तुम्हारे पास 150x स्क्वायर और 420 को 145 से जोड़ दोगे तो 5 का 5 और 4 2 6 और 4 1 5 x और यहाँ पर 8 4 12 की 2 और 9 3 12 1 13 और 2 2 4 1 5, ये तुम्हारे पास LHS का वैल्यू आ गया। अब तुम्हारे पास क्या कहता है कि F कंपोजिशन पहले एज करो, तो यहां पर F कंपोजिशन एज करोगे तो F कंपोजिशन एज का मतलब हुआ F मेन फंक्शन है और H सब फंक्शन है, यानी 2 इंटू HX प्लस 5, यानी 2hx की वैल्यू है 5x प्लस 7 प्लस 5, यानी 5 दूना 10x और 7 दूनी 14 और प्लस 5, यानी 10x प्लस 90। अब तुम्हारे पास G कंपोजिशन एज करना है, यानी G मेन फंक्शन है और H कंपोज है, यानी 3 यहाँ पर hx प्लस 7, यानी 3hx के जगह पर है 5x प्लस 7 प्लस 7, तो 5 तिहाई 15 और 7 तिहाई 21 7 28, यानी G कंपोजिशन एज ये है। अब क्या कहता है कि F कंपोजिशन एज और G कंपोजिशन एज में मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पर 10x प्लस 19 इंटू 15x 28। अब ये वाला इससे करेगा तो 150x स्क्वायर हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। अब 10x में 28 से करेगा तो 280x हो गया और 15 में 19 से गुना करेगा
तो 15वां 35 से 135 हो गया, और 15 है का 15 और 13 28, 285 x। 28 में 19 से करेगा तो आपको जो है 19 इंटू 28 है, तो 9 8 72 की 2, हाथ में 7, 8 9 दूनी 18, 18 और 8 26 और 7 33, हाथ में 3 और 2 3 2 5, 532। अब 532 आ गया, यानी यहाँ पर 150x² प्लस ये दोनों को जोड़ दोगे तो तुमको 565x प्लस 532, यानी LHS और RHS बराबर है। यानी कहने का सेंस ये हुआ कि तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 2, तुम्हारे पास यही क्वेश्चन दिया हुआ होगा, यानी प्लस में अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करें या आप मल्टीप्लाई में डिस्ट्रीब्यूट करें तो यह आपका डायरेक्ट होता है। अब तुम्हारे पास क्या है ना कि यह तुम्हारे पास हो गया। अब तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कैसा होगा, इस पर हम लोग विचार करेंगे। तो वह या तो फॉग होगा या गॉफ होगा। यह बात को हम लोग करेंगे कि अगर फॉग होगा तो कैसे करेंगे और गॉफ होगा तो कैसे करेंगे। इससे पहले आपको साइक्लिक परमुटेशन जानना जरूरी होगा, क्योंकि इससे तुम्हारे पास क्या होगा कि आपकी स्पीड बढ़ जाएगा। देखो साइक्लिक परमुटेशन क्या होता है। अगर तुम्हारे पास डेटा है 1 2 3, अब तुम्हारे पास इससे क्या क्या बन सकता है। पहले तो 1 2 3 बन गया, ये तुम्हारे पास P1 हो गया। तुम्हारे पास P2 अगर करोगे तो 1 2 3 है, 1 रहने दो, ये दोनों को चेंज कर दो, ये P2 हो गया। P3 है तो 1 2 3 है। अब तुम्हारे पास यहां 2 आ गया 1 3, और यहां पर P4 है तो 1 2 3 2 3 1। यहां P5 है 1 2 3 3 1 2, और यहां पर P6 है 1 2 3 3 2 1। ये तुम्हारे पास 6 ढंग का होगा। ऐसे देखो यहां पर 1 2 3 को अगर परमुटेशन किया जाए तो एक, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथी ये होगा, फिर ये होगा और ये होगा। ये 6 ढंग से होगा। अब तुम्हारे पास क्या प्रश्न पूछेगा, यह तो तुम्हारे पास हो गया। अब तुम्हारे पास देखो देगा कि P2 कंपोजिशन, ऐसे भी कंपोजिशन का सिंबल हो सकता है। P3 क्या होगा, तो P2 कंपोजिशन को यहां 1 2 3 1 3 2 रख देना है, यहां कंपोजिशन लगा देना है, यहां 1 2 3 और 2 1 3 यहां कंपोजिशन लगा देना है। अब इसकी वैल्यू क्या होगा, यह देखो 1 गया 2 के पास और 2 गया 3 के पास, यानी 1 3 के पास गया, 2 गया 1 के पास, 1 गया 1 के पास, यानी 2 1 के पास गया, 3 गया 3 के पास, 3 गया 2 के पास, यानी गया। तो एक कैसा दिखा, यानी 3 1 2 P5 दिख रहा है, यानी आंसर इसका P5 हो जाएगा। अब तुम्हारे पास क्या है ना कि P3 कंपोजिशन P4, तो P3 का वैल्यू यहां पर रख दो, तो 1 2 3 2 1 3, यहां पर कंपोजिशन रखा P4, तो 1 2 3 और 2 3 1। अब तुम्हारे पास इसकी क्या होगा, तो यहां पर देखो मैं बताया था कि P3 कंपोजिशन P4 है, यानी P4 आ रहा है P3 के पास, तो 1 गया 2 के पास और 2 गया 1 के पास, यानी 1 1 के पास हो गया, 2 गया 3 के पास और 3 गया 3 के पास, यानी 2 3 के पास चला गया, 3 गया 1 के पास, 1 गया 2 के पास, यानी 3 2 के पास चला गया, यानी 1 3 2 किसका है, तो P2 का है, तो यहां पर P2 हो गया। यानी इस ढंग से तुम कंपोज करते जाओगे
तो एक तुमको हम बात बताते हैं, एक वर्ड पढ़ा होगा सिबलिंग। सिबलिंग का मतलब होता है सहोदर, सहोदर, सहोदर। यहां पर भी इसी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो देखो, अगर एक भी किसी का आइडेंटिटी होगा तो वह आपका सिबलिंग हो जाएगा। यहां पर तो तीनों आइडेंटिटी है, ये सिबलिंग हो गया। अब तुम्हारे पास ये वाला में एक आइडेंटिटी है, ये भी सिबलिंग हो गया। यहां पर तुम्हारे पास देखो ये भी है, ये भी हो गया। यहां देखो, हाँ ये है। अगला देखो, ये भी है और ये सिबलिंग है। यानी जहां पर एक भी आइडेंटिटी नहीं मिलेगा, एक दूसरे का इन्वर्स होगा। यानी तुम करके देख लो, P4 कंपोजिशन P5 करो तो यहां पर 1 2 3 2 3 1 कंपोजिशन, यहां पर 1 2 3 3 1 2, बाहर निकालो, 1 गया 3 के पास, 3 गया 1 के पास, यानी 1 1 के पास गया, 2 गया 1 के पास, 1 गया 2 के पास, यानी 2 2 के पास गया, 3 गया 2 के पास और 2 गया 3 के पास। यानी देखो आइडेंटिटी आ गया। या P5 कंपोजिशन P4 करो, P5 कंपोजिशन P4 करो तो उस सेंस में भी यहां पर P5 है 1 2 3 3 1 2 कंपोजिशन, यहां पर P4 है 1 2 और 2 3 1। अब तुम्हारे पास क्या है ना, 1 गया 2 के पास, 2 गया 1 के पास तो 1 1 के पास हो गया, 2 गया 3 के पास, 3 गया 2 के पास तो 2 2 हो गया, और 3 गया 1 के पास, 1 3 के पास गया तो हो गया आइडेंटिटी। यानी अगर कंपोजिशन करने पर एक दूसरे का आइडेंटिटी आ जाता है, आइडेंटिटी आ जाता है कंपोजिशन करने पर, यानी फॉग और गॉफ अगर आइडेंटिटी आ जाता है, फॉग और गॉफ आइडेंटिटी आ जाता है तो F का इन्वर्स G होगा और G का इन्वर्स F होगा, एक दूसरे का इन्वर्स हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट, अब तुमको डायरेक्ट कैसे लिखोगे, इसके लिए तुमको हम तरीका बताते हैं कि कैसे लिखोगे डायरेक्ट, क्योंकि यह 3 डेटा था तो तुमने तो 6 लिख दिया। इस ढंग से तुमको अगर डायरेक्ट अगर लिखना रहेगा तो तुम कैसे लिख सकते हो, यह बात को तुमको जानना होगा। तो यहां पर जो हम वर्ड यूज किए हैं साइक्लिक, इसका अब तुम्हारे पास अर्थ को हम समझाते हैं। क्योंकि तुम्हारे पास फॉग गॉफ से काफी क्वेश्चन आते रहते हैं। एक कंपोजिट तुम्हारे पास फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, सभी टर्मोलॉजी में यह कंपोजिट फंक्शन का यूज होता है। अब तुम्हारे पास क्या है ना, यह बात को समझो। अगर ये 1 2 3 है, अब इसका इन्वर्स लिखना है तो ऐसे ये तुम्हारे पास साइक्लिक कर दो 1 2 3। तो पहले ये 1 से गिना था तो 1 2 3 हो गया। अब इसको 2 से गिनो तो 2 1 3, सॉरी 2 3 1। देखो 2 3 1 पहला हो गया। P2 निकालेगा तो 1 2 3 है ही। अब 3 से गिनो तो 3 1 2। अब एक दूसरे का ये अपोजिट हो जाएगा। एक विद्यार्थी बोला सर मैं और कर सकता हूं। हमने प्रयास करके देख लो बाबू। बोला सर देखो अब मैं 1 से स्टार्ट करूंगा, तो मैं तो बोला 1 से तेरे स्टार्ट कर दिया, यानी इससे 2 ही बनेगा, इससे 2 ही बनेगा। अब तुम्हारे मन में एक बात आ रहा होगा कि सर जी अगर यहां पर 1 2 3 4 होता तो पहला तो 1 2 3 4 हो जाता। तो पहला अगर गिनते तो 1 2 3 4 ये आइडेंटिटी होता। यहां पर भी आइडेंटिटी हम लिख देता हूं 1 2 3, तो 1 2 3 ये आइडेंटिटी होता। यह आइडेंटिटी लिखा गया। P1
माने जो कोई भी कॉमन ना हो, तो यहां पर तुम्हारे पास 1 2 3 4 है, तो यह 2 से स्टार्ट होता तो 2 3 4 1 पहला। दूसरा P2 यहां पर बात करता तो 1 2 3 4 है, यहां पर 3 4 1 2। अब तुम्हारे पास तीसरा P3 1 2 3 4 है, तो यहां पर स्टार्ट होता 4 4 होता, 1 होता, 2 होता, 3 होता। अब तुम्हारे पास क्या है ना, यह बात को समझो, ये इवन ऑड का कंसेप्ट